सर्वांना नमस्कार. मी सरिता गुप्ता आपणा सर्वांचे कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन तर्फे हार्दिक स्वागत करीत आहे. कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन हे गेल्या 17 वर्षापासून शिक्षण क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे. शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि शिष्यवृत्ती अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात केएफ काम करीत आहे. गेल्या काही वर्षापासून शिक्षण विभागाद्वारे पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान यावर प्राथमिक विभागाचे लक्ष केंद्रित आहे आणि यांच्यासाठी विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पत्ती प्राप्त करण्यासाठी प्रत्येक शिक्षक प्रयत्न करत आहे. इयत्तेनुसार साक्षरता आणि संख्याज्ञान कौशल्य विकसित करण्यासाठी प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण हे सुद्धा महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. राज्यात निपुण महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत कृती कार्यक्रम राबवताना शिक्षकांना सहाय्य म्हणून प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण आणि कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन यांच्या संयुक्ताने मनपाच्या 100 शाळा शिक्षकांना आपण मार्गदर्शन करणार आहोत. प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणच्या उपसंचालिका सौ मनीषा पवार मॅडम आज आपल्याबरोबर या सभेमध्ये उपस्थित आहेत. मी इथे यांचे स्वागत करते आणि त्यांचे आभारही व्यक्त करते की त्यांनी ही संधी केएफला दिली आहे. मनीषा मॅडमची मी थोडक्यात ओळख करू इच्छिते. प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणमध्ये उपसंचालिका या पदावर मनीषा मॅडम कार्यरत आहे. यांनी MSc इन केमिस्ट्री आणि MSc इन एन्व्हायरमेंटल सायन्स ही पदवी त्यांनी मिळवलेली आहे. तसेच त्यांनी एमएड केलं आहे आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा इन एज्युकेशनल प्लॅनिंग अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन ही पदवी प्राप्त केली आहे. शासकीय सेवेत सोलापूर, धाराशिव, पनवेल, पुणे आणि सध्या मुंबई येथे या कार्यरत आहेत. शासनाच्या विविध समित्यांमध्ये तज्ज्ञ सदस्य म्हणून त्यांनी सक्रिय योगदान दिले आहे. तर मनीषा मॅडमला मी विनंती करते की मॅडम तुम्ही सभेची सुरुवात करावी आणि शिक्षकांना संबोधित करावे. सर्वांना नमस्कार. प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबईच्या या व्हर्च्युअल मंचावर मी पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करते. आजच्या ही जी मीटिंग आहे या मीटिंगच्या माध्यमातून आपण निपुण महाराष्ट्र कृती कार्यक्रम आपल्या सर्वांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जो लागू झालेला आहे, शासन निर्णयान्वये लागू झालेला आहे, दिनांक 5 मार्च 2025 रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित झाला आणि तो आपल्या सर्वांसाठी लागू झालेला आहे. तर ह्या अनुषंगाने प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई आणि कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक संयुक्त उपक्रम राबवला जाणार आहे, जेणेकरून निपुण महाराष्ट्र कृती कार्यक्रम याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य व्हावी. तर ह्या अनुषंगाने हा नेमका कृती कार्यक्रम काय आहे, कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन याच्यामध्ये काय सहकार्य करणार आहे आणि त्यांच्या सहकार्याने आपल्याला हा निपुण महाराष्ट्र कृती कार्यक्रम कसा पुढे घेऊन जाता येणार आहे याबाबतची सखोल माहिती आणि मार्गदर्शन आजच्या मीटिंग मधून होणार आहे. आपणा सर्वांना हे ज्ञात आहेच की 5 मार्च 2025 रोजी निपुण महाराष्ट्र कृती कार्यक्रम संपूर्ण राज्यासाठी लागू झाला आणि ज्या योगे आपण इयत्ता 2री ते 5वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेषत्वाने हा कार्यक्रम राबवणार आहोत. त्याची सुरुवात देखील झालेली आहे. मार्च 2025 पासूनच त्याची सुरुवात झालेली आहे आणि त्याच्या माइलस्टोन नुसार आपण आता काम सुद्धा सुरू केलेलं आहे. परंतु काही कारणास्तव त्याला जर गती प्राप्त होत नसेल आणि त्याच्यामध्ये कुठे व्यत्यय येत असेल किंवा काही अडथळे असतील किंवा काही त्या बाबी शिक्षकांना अडचणीच्या ठरत असतील, शाळांना ते करण्यामध्ये काही अडचण निर्माण होत असेल, तर याबाबत संपूर्ण माहिती किंवा त्या कशा पद्धतीने करावा त्यासाठी कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन काय सहकार्य करणार आहे याची माहिती आजच्या सेशन मधून घेणार आहे. आपल्या सर्वांना हे माहिती आहे की इयत्ता 2री ते 5वीच्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यातही पुन्हा भाषा आणि गणित हे 2 विषय घेतलेले आहेत आणि भाषेमध्ये मग पुन्हा वाचन आणि लेखन ह्या 2 महत्वाच्या क्षमता घेतलेल्या आहेत आणि गणितामध्ये संख्या ज्ञान आणि संख्यांवरील क्रिया अशा 2 अध्ययन क्षमता घेतलेल्या आहेत. मध्ये वाचन आणि लेखन आपण कितीही म्हटलो तरी पायाभूत साक्षरता आणि संख्या ज्ञान हे लागू झालेलं आहे.
तरी सुद्धा आपले काही विद्यार्थी भाषेमध्ये भाषिक क्षमतांमध्ये मागे आहेत, जसं वाचन आणि लेखन किंवा गणितामध्ये संख्याज्ञान आणि संख्यांवरील क्रिया. म्हणजे नेमकं एखाद्या विद्यार्थ्यांना बऱ्याचदा असं आपण पाहतो की संख्येचा बोध होत नाहीये, किंवा उदाहरणार्थ आपण 5 म्हटलं तर 5 म्हणजे किती, किंवा 5 आणि 7 ह्या दोन्हीमध्ये लहान कोणती मोठी कोणती, किंवा त्या दोन्हींची बेरीज करणं, वजाबाकी करणं, गुणाकार भागाकार ह्या पुढील इयत्तांना असलेल्या त्या संख्यांवरील क्रिया आहेत. तर ह्यामध्ये विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास नसतो, किंवा लेखी उदाहरणामध्ये कधी विद्यार्थ्यांना गती नसते, समजत नाहीये नेमकी काय प्रक्रिया, गणितीय प्रक्रिया करायची. तर प्रत्येक इयत्तेचे अध्ययन स्तर निश्चित केलेले आहेत. इयत्ता दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना भाषेमध्ये वाचन लेखनामध्ये काय आलं पाहिजे, संख्याज्ञान संख्यांवरील क्रिया यामध्ये काय आलं पाहिजे, तर ह्याचे स्तर सुद्धा ठरलेले आहेत. आपल्याला विद्यार्थी कुठल्या स्तरावर आहे हे ठरवायचं आहे. हे मागेच ठरलेलं आहे, आणि प्रत्येक टप्प्याने आहे. प्रत्येक महिन्याच्या 5 आणि 20 तारखेला सुद्धा आपण पुन्हा एकदा अध्ययन स्तर गाठू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी VS कॅप मध्ये करत असतो, आणि त्यामध्ये नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कार्यक्रम, विशेष उपक्रम, जेणेकरून त्यांचं त्या विषयातील अध्ययन स्तर गाठण्यासाठी मदत होईल. ह्या पद्धतीने त्यांच्याकडून शैक्षणिक कृती, शैक्षणिक सहभाग, शैक्षणिक साहित्यांचा वापर करून कशा पद्धतीने त्या अध्ययन कृती गाठता येतील त्याचं नियोजन आपण करून गेलेलं आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये सुरुवातीलाच म्हणजे एप्रिल महिन्यामध्येच हे नियोजन प्रत्येक शाळांपर्यंत पोहोचलेलं आहे. तरी देखील आपण कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनला सोबत घेतलेलं आहे, आणि काही शाळांसाठी ते सहकार्य करणार आहेत. सध्या या टप्प्यामध्ये 100 शाळांची निवड, आपण त्यांना 100 शाळा सिलेक्ट करून दिलेल्या आहेत, आणि 100 शाळांसाठी त्यांचे सुलभक असतील त्या शाळांशी संपर्क करणार आहेत, आणि त्या शाळेतील जे विद्यार्थी अध्ययन स्तर गाठून न शकलेले जे विद्यार्थी आहेत, अध्ययन स्तर गाठण्यामध्ये मागे पडणारे विद्यार्थी, तर त्यांच्या कशा पद्धतीने प्रगती करून घ्यावी, कोणत्या शैक्षणिक कृती करून घ्याव्या, दररोज त्या विद्यार्थ्यांशी कसा संपर्क साधावा, शैक्षणिक साहित्य कोणतं वापरावं, याबाबत अधिकची माहिती ते देतील. आणि आपण म्हणून निदान ह्या 100 शाळांमध्ये एक जो पुश मिळायला हवा असतो, तो पुश देण्यासाठी आपण कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनचं सहकार्य घेतलेलं आहे. तर याबाबतची अधिकची माहिती, नेमका उपक्रम काय आहे, कशा पद्धतीने आपण आता पुढील 30 जून पर्यंत आपल्याला निपुण महाराष्ट्र कृती कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी काम करायचं आहे. विद्यार्थी ज्या क्षमतांमध्ये मागे आहेत त्या क्षमता त्यांच्यामध्ये पूर्णत्वास जातील यासाठी आपल्याला काम करायचं आहे. तर एकूण एक रोड मॅप आणि एक छानसा कृती कार्यक्रम कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनने सुद्धा तयार केलेला आहे, आणि त्याबाबतची सर्व माहिती, विस्तृतपणे माहिती, तो कधी सुरू होईल, 30 जून पर्यंत आपण काय काय करायचंय, त्याचे टप्पे काय आहेत, कोणत्या इयत्तेसाठी काय कशा पद्धतीच्या कृती करून घ्यायच्या, याची संपूर्ण माहिती ह्या माध्यमातून होणार आहे. अर्थात प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणाने सुद्धा यासाठी खूप चांगले इनिशिएटिव्ह सुरू केलेले आहेत. भाषिक कृतींचा बुधवार, गणित कृतींचा गुरुवार हे युट्यूब चॅनलवरून प्रसारित होणारे दर आठवड्याला 2 विशेष उपक्रम प्रसारित होतात. परंतु त्याच्या जोडीला सुद्धा एक विशेष ड्राईव्ह म्हणून, एक विशेष पुश म्हणून कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनला सुद्धा आपण मदतीला घेतलेला आहे, आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण हा कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. तर मी माझं प्रास्ताविक इथे थांबवते आणि पुढील सूत्रे सरिता मॅडमकडे देते. थँक्यू. थँक्यू मनीषा मॅम. तुमचं मार्गदर्शन हे खरंच खूप मोलाचं आहे आणि नक्की शिक्षकांना या मार्गदर्शनाचा उपयोग होणार आहे. तर आपण पुढे जाऊया. अं, या सभेमध्ये जे आपण प्लॅनिंग विषयी माहिती घेणार आहोत, एक्झॅक्टली KF काय करणार आहे याविषयी आपल्याबरोबर शुभी मॅडम आहेत. तर शुभी मॅडमची मी थोडक्यात ओळख करून देते. शुभी गौतम या मॅडम कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनमध्ये लिटरसी आणि न्यूमरसी या प्रकल्पाअंतर्गत व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत. यांनी BA कंप्लीट केलेलं आहे आणि ECCE हे पदवी त्यांनी उपलब्ध केलेली आहे. करिक्युलम डिझाईन आणि कंटेंट डेव्हलपमेंटमध्ये त्यांचा 5 वर्षाचा अनुभव आहे आणि 12 वर्षापासून ते टीचर ट्रेनिंगमध्ये एंगेज आहेत. तर मी शुभी मॅडमना इथे हार्दिक स्वागत करते
आणि त्यांनी ही सभा पुढे घेऊन जावी अशी मी त्यांना विनंती करते. थँक्यू. येस शुभी मॅडम. थैंक यू सरिता। थैंक यू मनीषा मैम। आप सबका स्वागत है और हम शुरू करेंगे ये जानने से कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का इस मीटिंग का एजेंडा जान के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो समर एंगेजमेंट प्लान है, ठहरिए ठहरिए, मैं समझ गई कि समर तो चली गई, बारिशें आ गई। नहीं, बच्चों के लिए समर वेकेशन है, तो इस प्रोग्राम का नाम भी समर एंगेजमेंट प्लान है। तो समर एंगेजमेंट प्लान क्या है, आपका रोल क्या है, आपके पेरेंट्स का रोल क्या है, इसमें ग्रेड वाइज कौन कौन सी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं, और इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या लर्निंग आउटकम होगा, वो साथ ही साथ बच्चे कैसे मजे मजे में, मस्ती मस्ती में अपने जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं, यानी रीडिंग, राइटिंग, उनका मैथमेटिकल कंसेप्ट का लर्निंग, वो सब कैसे बेटर कर सकते हैं, वो जानेंगे। तो ये है आज का एजेंडा पूरे दिन का, कि हम समझेंगे समर एंगेजमेंट प्लान क्या है, हम जानेंगे ग्रेड वाइज एक्टिविटीज क्या है, और उन एक्टिविटीज से हम क्या एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम रखते हैं, उसके अलावा किसका क्या रोल रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि बच्चा इसे मजे मजे में कैसे सीख पाएगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम एग्जैक्टली ये कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है समर एंगेजमेंट प्लान की। तो हम सब जानते हैं जब बच्चे वेकेशन मोड में होते हैं, हम बड़े भी जब वेकेशन मोड में होते हैं, तो हमें कोई पढ़ाई या ऐसा कोई रूटीन और डिसिप्लिन वाला काम करने का मन नहीं करता, सब कुछ अलग से करना है। तो बट हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि बच्चों की लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए ये समर एंगेजमेंट प्लान बनाया गया है। उसके साथ साथ बच्चों के बेसिक स्किल्स, जैसे मैंने अभी कहा कि रीडिंग का और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का जो है वो स्ट्रांग हो, और अच्छे से जब बच्चे स्कूल वापस आए तो जो उनका लेवल पहले था उससे वो बेहतर हो पाए। उसके साथ साथ हमें जो एक छोटी सी चीज होती है जिसे क्यूरोसिटी कहा जाता है, वो भी बच्चों की हमें इग्नाइट करनी है। ये करना है कि बच्चे सवाल पूछें और खूब सवाल पूछें। साथ ही साथ वो जब सवाल पूछेंगे तो इंडिपेंडेंटली खुद से सीखेंगे। तो इसीलिए उनकी क्यूरोसिटी और इंडिपेंडेंट लर्निंग को भी हमें आगे बढ़ाना है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि स्कूल और पेरेंट्स यानी घर का कनेक्शन और स्ट्रांग हो और मजबूत हो जाए। इसके लिए हमने ये समर एंगेजमेंट प्लान डिजाइन किया। इस प्लान को बनाने के टाइम पे हमने कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान रखे। पहली चीज, जो निपुण भी कहता है, कि बच्चों को प्ले और एक्सपीरियंस के साथ सिखाया जाए। तो लर्निंग थ्रू प्ले एंड एक्सपीरियंस एक बेस है इस प्रोग्राम का। उसके अलावा हमने हर बच्चे को, चाहे वो देख के सीखता है, चाहे सुन के सीखता है, चाहे बोल के सीखता है, उनको सबको एक साथ इंक्लूड किया। अब हर बच्चा किस लेवल पे है, हो सकता है कोई बच्चा है जिसके लैंग्वेज के लेवल्स बहुत हाई हैं लेकिन नंबर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कोई बच्चा है जिसके नंबर कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छा करता है, लेकिन जब उसे सोशली कहीं पे कुछ प्रेजेंट करना होता है तो वो नहीं करता। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने जो ये समर एंगेजमेंट प्लान है इसको डिजाइन किया है। उसके अलावा बच्चा अपने आसपास के माहौल से ज्यादा सीखे, क्योंकि खेलने गया है, वेकेशन टाइम है, मस्ती मजा का टाइम है। तो वो अपने आसपास की चीजों से सीखे और अपने आप को अपने आसपास के माहौल में ढाल सके। ये भी इस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। अब ये सब करते करते मजे मजे में उसके फाउंडेशनल स्किल्स पे हम फोकस कर रहे हैं, ये हमें कभी नहीं भूलना। तो ये है हमारे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स इस समर एंगेजमेंट प्लान को डिजाइन करने के। अभी बात करेंगे कि ये समर एंगेजमेंट प्लान दिखेगा कैसे। हम सब सोच रहे हैं आज मिले क्यों हैं, क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो हम इस समर एंगेजमेंट की प्लान की शुरुआत करने वाले हैं, जो हमने बात करी ये ओरिएंटेशन से। तो ये हम आपस में मिल रहे हैं, आप आज मुझे देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये ओरिएंटेशन प्लान। उसके बाद हम आपको भेजेंगे कुछ रिसोर्सेज जो कि सॉफ्ट कॉपी में होंगे। वो सॉफ्ट कॉपी आप आगे अपने पेरेंट्स को भेजेंगे, जो कि अपने बच्चों के साथ उन एक्टिविटीज को और उन
रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। और साथ ही साथ आपका जो मेन काम रहेगा वो रहेगा बार बार फॉलो अप करना। फॉलो अप के साथ साथ एक चीज जो मैं चाहूंगी कि आप अच्छे से याद रखें वो ये कि ये फॉलो अप क्यों जरूरी है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम चाहते हैं कि आप ऐसे दो बेस्ट एंट्रीज निकालें जिन बच्चों ने टाइमली काम सबमिट किया है, कंप्लीट किया है, पेरेंट्स ने पूरा साथ दिया है बच्चों का, और साथ ही साथ बच्चे ने अपने फाउंडेशनल स्किल्स पे काफी फोकस किया है। तो ऐसी दो एंट्रीज आप हमें देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि हम उन्हें रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन के लिए रजिस्टर करेंगे। अभी इसके अलावा आपको एक ऑन साइट सपोर्ट मिलेगा कोटक के वॉलंटियर्स और फैसिलिटेटर्स के जरिए। कहीं भी आपको लग रहा है कि मुझे पेरेंट्स को वो एक्टिविटी नहीं समझ में आ रही, या मुझे पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि ये वर्कशीट कैसे होनी है, तो वो जो फैसिलिटेटर और वो जो वॉलंटियर्स रहेंगे वो आपको समझने में मदद करेंगे, आप आगे अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं। तो ये तो संरचना है इस प्लान की कि हम इस प्लान को कैसे देखते हैं, कैसे जाना चाहिए ये प्लान। तो अब हम आगे जानेंगे कि इस प्लान में हमने क्या क्या रिसोर्सेज दिए हैं हमको। रिसोर्सेज की साहित्य की जब बात आई तो हमने सबसे पहली चीज करी वर्कशीट्स। ये वर्कशीट्स ऐसे ही नहीं बन गई, ये वर्कशीट्स बहुत मेहनत का काम है। हमारी जो सेंट्रलाइज कंटेंट टीम है उसने बहुत मेहनत से इन वर्कशीट्स को क्यूरेट किया, बनाया। उन्होंने हर चीज को बहुत ध्यान से पहले पढ़ा, सीखा, कौन कौन से दुनिया भर के करिकुलम, चाहे वो जापानीज है, चाहे फिनिश है, चाहे अमेरिकन है, उनको पढ़ा, उनमें बच्चे कैसे सीखते हैं वो समझा, जाना। उसके बाद उन्होंने आगे जाके इनको क्यूरेट किया ताकि वो हमारे इंडियन करिकुलम में फिट हो। ये वर्कशीट आपको हर ग्रेड के अनुसार मिलेगी। उसके अलावा हमने डिजाइन करी कुछ एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो बच्चा घर बैठे बैठे कर सकता है। मेरा मतलब एग्जैक्टली घर बैठे बैठे नहीं, अपने आसपास के माहौल में रह के कर सकता है। तो जब मैं बात कर रही हूँ कि वो अपने आसपास के माहौल से करेगा, तो कुछ अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कैसे करेगा, क्या करेगा। अपनी मम्मी के साथ कैसे किचन में हेल्प करके वो ये एक्टिविटी कर सकता है, या बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए कैसे ये एक्टिविटी कर सकता है। उसके अलावा जब बच्चा स्कूल वापस आ जाएगा तब हम यानी टीचर्स आप उनका एक एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट करेंगे। अभी ये एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट क्या है? ये एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट है जो बच्चे क्लास में, समझे, बच्चे क्लास में करेंगे। अब आप उन्हें कोई, ये एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट हम आपको देंगे कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, हमने बच्चे को क्ले दे दी और पहली कक्षा का बच्चा है, उसको हमने गिनती चेक करनी है कि कितने अच्छे से आती है। तो हम उसे क्ले दे देंगे, हम उसे बोलेंगे बेटा 10 मार्बल बॉल्स बनाओ। जब उसने 10 मार्बल बॉल्स बना ली बच्चे ने, तो हम उस देखेंगे कि क्या उसने सेम साइज की बनाई, क्या उसने 10 गिनती सही करी। और फिर हम उसे बोलेंगे इसमें से 5 तुमने मुझे दे दी, तुम्हारे पास कितनी बची? तो वो कहेगा 5। तो यानी सब्ट्रैक्शन का एक हमने कंसेप्ट उसका चेक। तो ये इसी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड एक असेसमेंट है। असेसमेंट का नाम सुन के घबराइए मत, कोई बहुत लंबा चौड़ा लिखने पढ़ने का काम नहीं है। सिंपली क्लास में जब बच्चा काम कर रहा है उसी के साथ साथ हम उसको असेस करते जाएंगे। तो ये कुछ रिसोर्सेज हम आपको देने वाले हैं। अब मैंने अभी आपसे बात करी थी कि बच्चे को जो हम एक्टिविटीज देने वाले हैं वो बहुत उसके रोजमर्रा की खेल कूद से जुड़े हुए हैं। तो हम सबको पसंद, देख रहे हैं ना पहली पिक्चर, ये काम हम सबने किया है, लेक पे जाके पत्थर फेंकने का। तो जब हम पत्थर फेंकते हैं लेक पे तो हम क्या करते हैं, देखते हैं किसका कितनी दूर गया, किसके पत्थर ने ज्यादा जंप किया। तो ये भी एक तरीके का मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट है। आप सोचेंगे कैसे? जानती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, सुने ध्यान से। जब बच्चा पत्थर फेंकता है तो वो एक पत्थर चुनता है पहले। वो पत्थर गोल हो, वो पत्थर सपाट है, उसकी सतह बिल्कुल प्लेन है। और जब वो फेंकता है तो वो एक एंगल से फेंकता है। आप देख रहे हैं वो बच्चों के हाथ कैसे उसने एक एंगल बनाया हुआ है कि 45 डिग्री से फेंकना है, 90 डिग्री से फेंकना है, और कैसे फेंकेंगे तो दूर जाएगा। ये सब एक कैलकुलेटेड मूव होती है जो बच्चों के थे, और जितना बच्चा इसको प्रैक्टिस करता है पत्थर उतना दूर दूर जाता है। तो ये सब हमने भी किया है।
और नहीं किया तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। उसके अलावा जब हमारी मम्मी घर में अचार या पापड़, स्पेशली नानी दादी अगर बना रहे हो अचार या पापड़, तो हमें बहुत क्यूरोसिटी रहती है, आपने इसमें क्या डाला, इसमें कितना डाला। तो मम्मी दादी का भी रेसिपी का एक नुस्खा होता है कि अगर हमने 1 किलो आम लिए हैं तो उसमें इतने मसाले डलेंगे और इतना तेल डलेगा। उसके अलावा उसको कितने दिन धूप में रखना है, उसको एयर टाइट रखना है, उसको कब हवा लगानी है, कब अचार पक जाएगा, ये सब का भी वो एक टाइम होता है। तो ये सब मैथ्स हुआ। उसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज स्किल्स, यानी बात करना, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। इसीलिए कुछ एक्टिविटीज उसमें होंगी जहाँ पे उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है कि कैसे वो अपने स्कूल में अपनी मनपसंद एक्टिविटीज करते हैं, कैसे वो अपने स्कूल में अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, कैसे उनको अपने फेवरेट टॉय के साथ खेलना पसंद है। तो ये ऐसे ही कुछ मजेदार रोजमर्रा की लाइफ से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हमने बच्चों के लिए डिजाइन करनी है। अब आई बारी कि ये तो हो गया कि हम कौन से रिसोर्सेज देने वाले हैं, कैसे रिसोर्सेज देने वाले हैं, कैसी एक्टिविटीज देने वाले हैं। अब बारी आई कि ये कितना और क्या रहेगा, कैसे करना है, एक ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। अब हमने वर्कशीट्स ऐसे डिजाइन करी हैं कि बच्चा रोज एक वर्कशीट करे, चाहे वो लिटरेसी की कर रहा है चाहे वो न्यूमरेसी की कर रहा है, लेकिन एक वर्कशीट करे। उसके अलावा हफ्ते में उसके लिए 2 एक्टिविटीज प्लान करी, एक लिटरेसी की एक न्यूमरेसी। तो कितनी हो गई, 4 हफ्ते की 8 एक्टिविटी। तो 8 एक्टिविटीज और ये वर्कशीट्स के साथ बच्चा जब ये सब कंप्लीट कर लेगा तो जब वो वापस आएगा तो आप 2 असेसमेंट्स करेंगे, एक लिटरेसी का एक न्यूमरेसी का। तो जब मैं असेसमेंट की बात कर रही हूँ, मैंने क्या बोला था आपसे अभी कि वो एक एक्टिविटी बेस्ड है। तो एक लिटरेसी की एक्टिविटी आप कराएंगे जिसको आप असेस करेंगे, और एक आप न्यूमरेसी की एक्टिविटी कराएंगे जिसे आप असेस करेंगे। तो ये एक छोटा सा ब्लूप्रिंट है जो इस प्रोग्राम के लिए हमने रेडी किया है। अब इस प्रोग्राम में मेन रोल किसका है? यहाँ इस पूरे समर एंगेजमेंट प्लान के जो 2 सुपर हीरोज हैं वो हैं हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स। हम कोटक बैक एंड पे हैं आपको मदद करने के लिए, और स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रिजल्ट हैं जो क्या सीखेंगे वो समझेंगे। लेकिन मेन काम जो करने वाले हैं वो आप लोग हैं, जो आप अपने पेरेंट्स को खूब मोटिवेट करेंगे, आप अपने पेरेंट्स को खूब इंस्पायर करेंगे कि बच्चों को पूरी वर्कशीट्स कराएं, उनकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। और पेरेंट्स इन रिटर्न अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे इन एक्टिविटीज और वर्कशीट्स को कंप्लीट करने में। अब कौन कैसे करेगा ये, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब मैं बात कर रही हूँ कि पेरेंट्स का रोल है, पेरेंट्स का मेन सबसे मेजर रोल जो वह है वो है अपने बच्चों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। हमने तो वर्कशीट दे दी, हमने बहुत अच्छे से बनाई हुई वर्कशीट्स पेरेंट्स को दे दी, लेकिन बहुत जरूरी है कि बच्चे उनको यूज करें, एक्टिविटी करें, करके सीखें उस एक्टिविटी से कुछ। तो पेरेंट का काम रहेगा कि बच्चे को अच्छे से उस एक्टिविटी के बारे में समझाएं, उनके साथ पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा छुट्टियां हैं, बच्चे उतना पढ़ने के मूड में नहीं रहते, तो पेरेंट्स को बच्चों को भी ये समझाना है कि ये पढ़ाई नहीं है, ये सिर्फ फन है, मजा करना है, मस्ती करनी है। तो इसी तरीके से पेरेंट्स उनकी जो लर्निंग जर्नी है उसका हिस्सा बन पाएंगे। उसके साथ साथ पेरेंट और बच्चे की जो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, हम कहते हैं पेरेंट ऑफिस में बिजी है, बच्चा अपने उसमें स्कूल लाइफ में बिजी है। अभी कभी कभी बच्चा का पेरेंट को कुछ बताना चाहता है लेकिन नहीं बता पाता, क्यों? क्योंकि पेरेंट थक के घर आया, उन्होंने बोला आज नहीं बेटा कल बताना। ये सबसे अच्छा टाइम है बच्चा आपके साथ अपनी जो भी आज तक उसने स्कूल में सीखा या अपने आसपास के सर्कल से सीखा वो आपके साथ डिस्कस कर सकता है। तो ये तो रहा कि आपको क्या, पेरेंट्स को क्या करना है और कैसे करना है। उन्हें ये जो वर्कशीट दी जाएंगी, हम सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं, उन वर्कशीट्स को और उन एक्टिविटीज को करना है, उसके फोटोज और वीडियोस लेने हैं और वो आपको शेयर करने हैं। अब इसके अलावा पेरेंट क्या करेगा? पेरेंट करेगा कि जब जब हम एक प्लान देने वाले हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग उन वर्कशीट्स और एक्टिविटीज को करेगा। उसके अलावा वो आपसे शेयर करेंगे व्हाट्सएप के जरिए कि ये एक्टिविटी का वीडियो है,
ये जब बच्चा वर्कशीट कर रहा है तो तब का वीडियो है, या बच्चा जब एक्टिविटी फिनिश कर चुका है उसकी फोटो है, वर्कशीट की फोटो है, ये सब वो आपसे शेयर करेंगे। तो हमने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और आपके लिए रिवॉर्ड्स रखे हैं। तो यहाँ पे पेरेंट को आप बताएंगे कि अगर बच्चे की जो काम है वो टाइमली आपने सबमिट किया है, कंप्लीट सबमिट किया है और बच्चे ने खुद से किया है, तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे बच्चों को भी और पेरेंट को। तो वो जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप 2 एंट्रीज देंगे तो ये उसी का हिस्सा है। अब बात बात हो गई हमारे पेरेंट्स की कि वो क्या करने वाले। अब बारी आई है आप सबकी, जो हमारे मेन मोटिवेटर हैं। तो आपका मेन काम यही है कि आप पेरेंट्स को खूब प्रेरणा देंगे, खूब मोटिवेट करेंगे, खूब इंस्पायर करेंगे कि वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा इन एक्टिविटीज और वर्कशीट्स का यूज करें। उसके अलावा एज अ टीचर हमें आदत है कि हम हर चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं ना। तो इसको भी डॉक्यूमेंट करना है, किस बच्चे ने कितने टाइम में कितना काम करके, कितनी एक्टिविटीज करके, किस पेरेंट ने कितनी फोटोज कितने वीडियोस आपसे शेयर किया, आप इसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लग रहा है लेकिन हम सब जानते हैं कि ये थोड़ी देर का काम है। हम फटाफट लिख लेंगे कि आर्यन ने वर्कशीट नंबर 5 सबमिट कर दी, आर्यन ने एक्टिविटी नंबर 3 वीडियो भेज दिया, डन, काम हो गया। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोई पेरेंट नहीं करवा रहे हैं या किसी पेरेंट की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप उनसे थोड़ा फॉलो अप कर लीजिए, उनसे बातचीत कर लीजिए, उन्हें समझाएं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और साथ ही साथ आप पेरेंट्स को टाइम टू टाइम याद दिलाएं कि उन्हें ये सब आपसे शेयर करना है। ये जब तक शेयर नहीं होगा तब तक आप वो रिवॉर्ड वाली लिस्ट तो नहीं बना पाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो टाइम टू टाइम आपसे चीजें टाइमली शेयर कर लें। तो ये रही हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप सबकी। अब बात करते हैं कि रिवॉर्ड्स। तो मैं नहीं बताऊंगी कि अभी रिवॉर्ड्स क्या हैं क्योंकि वो सरप्राइज हैं। बट एक बात की गारंटी है कि ये रिवॉर्ड्स बहुत एक्साइटिंग है। तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे हमारे सुपर हीरो टीचर्स को और सुपर हीरो पेरेंट्स को, और उनके साथ साथ हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को। अभी रिवॉर्ड्स की जब बात होगी तो जैसा मैंने पहले कहा, आप मुझे 2 एंट्रीज भेजोगे, उन 2 एंट्रीज में से हम प्रोसेस करेंगे कि किसको कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा। तो प्लीज एक्साइटेड रहिए इस रिवॉर्ड्स के लिए। और अब हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ये जानने के लिए कि हमने बेसिकली आज के सेशन में क्या, किस किस बात पे बातचीत करी। पहली बार हमने बात करी कि इस पूरे प्रोग्राम में क्या करना है, कि समर एंगेजमेंट प्लान जो कोटक और रीजनल अथॉरिटीज, रीजनल एकेडमिक अथॉरिटीज के साथ हमने किया, उसमें क्या करना है। उसके बाद हमने बात करी, जैसा कि निपुण कहता है, कि बच्चों को खेल खेल में सिखाइए और बच्चों के साथ पेरेंट्स और टीचर्स दोनों अपने अपने रोज पूरे तरह निभाइए, वो होगा। उसके अलावा हमने बात करी कि हम इस प्लान में आपको क्या क्या देने वाले हैं। जब हम कह रहे हैं कि इस प्लान में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, उसका मतलब है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या क्या हैं हमने वो डिस्कस करे, उन रिसोर्सेज को हमें कैसे यूटिलाइज करना है हमने वो भी डिस्कस किया इसमें। उसके अलावा हमने एक चीज और डिस्कस करी, याद है? यस, रिवॉर्ड्स के बारे में। और इन रिवॉर्ड्स को पॉसिबल कौन कराएगा? हमारे सुपर हीरो टीचर्स और हमारे सुपर हीरो पेरेंट्स, क्योंकि उनका मेन रोल है इस पूरे प्रोग्राम में। तो अब इस बात पे हमने जब रिकैप सब कर लिया, तो मुझे लगता है सरिता हमसे कुछ शेयर करना चाह रही हैं। तो ओवर टू यू सरिता। मला असं वाटतं शुभीने खूप छान पद्धतीने इथे स्पष्ट केलेलं आहे कशा पद्धतीने आपण नियोजन करू शकतो. सोप्या पद्धतीने हे नियोजन आपण सोप्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांसमोर कसं मांडू शकतो आणि वेगवेगळ्या ज्या ऍक्टिव्हिटी आहेत त्या खेळाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या कृतीद्वारे आपण या ऍक्टिव्हिटी कशा राबवू शकतो आणि कशा पद्धतीने आपण पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान यांची कौशल्य प्राप्त करू शकतो. तसेच इथे शिक्षकाची भूमिका काय असेल, पॅरेंट्सची भूमिका काय असेल, हेही शुभी मॅडमने स्पष्ट केलेलं आहे. तर नक्कीच आपणा सर्वांना
ही जी मीटिंग आहे ही आवडली असेल. जो प्लॅन आपण 2 महिन्यासाठी केलेला आहे तोही आवडला असेल. इथे आपण व्हॉट्सअप ग्रुप पण क्रिएट केलेला आहे. कुणाला काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील, काही अजून जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्ही व्हॉट्सअपवर आम्हाला मेसेज करू शकता, विचारू शकता आणि नक्कीच तेथे तुमच्या प्रश्नांचं उत्तर, तुमच्या शंकेचं निरासन तिथे केले जाईल. तर चला मग पुढे जाऊया. अपेक्षा आहे की हे 2 महिने आपण एकत्र काम करूया आणि निपुण अंतर्गत जे कौशल्य आहेत ते प्राप्त करण्यासाठी आपण तयारी करूया आणि कशा पद्धतीने आपण ते अचीव करू यासाठी नक्कीच प्रयत्न करूया. तर इथे आपण थांबतो अ, आणि ही सभा इथे संपवतो. तर आपल्या वेळेसाठी खूप खूप धन्यवाद. मनीषा मॅमने आपल्याला वेळ दिला त्यासाठीही खूप धन्यवाद. केयफ तर्फे सर्वांचे खूप खूप आभार. थँक्यू.